हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कूलॉम्स लॉ का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ के फुल डिटेल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो कूलॉम्स का लॉ है, ये 2 पॉइंट चार्ज जो कि रेस्ट पे होते हैं एट सम सेपरेशन, उनके बीच लगने वाले फोर्स के बारे में हमें जानकारी देता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इस लॉ का स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट जान लेते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between the 2 point charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, यानी कि हमारा जो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दो नेचर का हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज के ऊपर। ओके, सो अगर सेम नेचर ऑफ पॉइंट चार्जेस रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा उनके बीच में, और अपोजिट नेचर ऑफ पॉइंट चार्जेस रहेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, सो वो पॉइंट चार्ज जो रेस्ट पे होते हैं उनके बीच के जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है वो उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर हम लोग दो चार्ज हम लोग मान लें कि सर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज, एक Q1 है और एक Q2 है, और कंसीडर कर लेते हैं कि ये दोनों सेम नेचर का है और दोनों चार्ज रेस्ट पे हैं। दोनों चार्ज किस पे है? रेस्ट पे। तो इन दोनों चार्ज के बीच में अगर सेपरेशन R हो तो जो फोर्स लगेगा है ना, वो जो फोर्स होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग F माने तो वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के, है ना, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ओके, ये हमारा कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट है। अब जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो ये जो हमारा फोर्स है वो फोर्स हो जाएगा हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटने के बाद, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या बन गया? फोर्स बन गया। तो इसको जो है हम लोग सबसे पहले कवर अप कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा फोर्स बन गया। कौन सा फोर्स है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में एक्ट कर रहा है एट सम सेपरेशन। ओके, यहाँ पे जो हमारा K है उसको K को क्या नाम दिया गया है? सो K इज कॉल्ड, वेयर K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा? K को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा जाएगा। ओके, सो K को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना, which is also called as Coulomb's constant, Coulomb's constant or electrostatic constant. Okay, so Coulomb's constant or electrostatic constant. Okay, तो ये हमारा K का नाम हो गया बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या जान लिए? K के बारे में। ओके, K क्या है हमारा? तो सर K जो है हमारा वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कूलॉम्स कांस्टेंट भी कहेंगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे। ओके, और R क्या है? दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। ये F क्या है? ये F ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा ये जो फोर्स होता है ये दोनों पॉइंट चार्ज को जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है।
ओके और दूसरी बात, अगर नेचर ऑफ चार्जेज सेम रहेगा, अगर आप मान लीजिए कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा फोर्स है इस जगह पे किस नेचर का कहलाएगा, रिपल्सिव नेचर का कहलाएगा। ओके अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट रहता, एक का पॉजिटिव होता एक का नेगेटिव होता, तो ये हमारा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग यहाँ सीख लेते हैं वो ये सीख लेते हैं कि के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि के का एसआई यूनिट क्या है। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग यहाँ इसके बाद सीखेंगे वो सीखेंगे एसआई यूनिट ऑफ के। के मीन्स व्हाट, के मीन्स कूलम्ब्स कांस्टेंट। ओके सो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला के रिगार्डिंग क्या है उसको रिकॉल कर लेंगे। तो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यहां से के हमारा किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा बेटा एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 के। अब जब हम लोग के लिए एसआई यूनिट ढूंढेंगे तो सबसे पहले ऊपर में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फोर्स है, तो उसके बाद आर का स्क्वायर है और अपॉन में है Q1 और Q2। ओके तो चलिए हम लोग के लिए लिखते हैं। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। आर जो है ये सेपरेशन डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर। ओके अपॉन में दो चार्ज का नीचे में प्रोडक्ट है और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलॉम, तो कूलॉम मल्टीप्लाई बाय कूलॉम यानी कूलॉम का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अगर हम लोग कूलॉम को ऊपर लेकर के गए तो कूलॉम के ऊपर में पावर में हो जाएगा -2। तो ये हमारा जो आ गया इसका के का एसआई यूनिट आ गया, जिसको मैं हाईलाइट कर दिया हूं। ओके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लगे हाथ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के की डायमेंशनल फॉर्मूला कितनी है। तो अपने पास के लिए रिगार्डिंग फॉर्मूला क्या बना हुआ है, के रिगार्डिंग फॉर्मूला बना हुआ है एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे ml(t-2), और r के लिए, r तो सेपरेशन डिस्टेंस है, उसके लिए क्या लिखेंगे l का पावर 2। ओके अपॉन में चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा 80, और दूसरे चार्ज के लिए भी यही होगा 80। तो इस हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला आपका बन गया। मास एक बार है तो m लिख दिया, l इंटू एल का पावर 2 यानी ऊपर में हो जाएगा l का पावर 3। टाइम जो है ऊपर में -2 है, नीचे में टाइम 2 बार है, तो t2 जब ऊपर जाएगा तो -t2 हो जाएगा, यानी t का पावर -2 हो जाएगा, और ऊपर t का पावर -2 ऑलरेडी है तो वो बन जाएगा t का पावर -4। और a इंटू ए 8 का पावर 2 होगा, जो ऊपर जाके हो जाएगा a का पावर -2। तो आप जान लिए, क्या जान लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k। ओके तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं। जो कूलॉम्स लॉ है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताता है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके ना, डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर, और ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। ओके यानी जो उनका मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके जहां से हमारे पास फॉर्मूला बन के आया F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके चलिए हम लोग अब बात करते हैं वैल्यू के बारे में, यानी वैल्यू ऑफ के। सो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला जान के रखिए कि जो हमारा के गिवन है, के गिवन होता है वो जो इक्वल होता है किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम को। किसको बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और जो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। ओके यानी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो जहां पे एप्सिलॉन नॉट किसको बोलते हैं और एप्सिलॉन आर किसको बोलते हैं ये जान लेते हैं हम लोग। तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बच्चों ये जान लो कि फ्री स्पेस कहने का मतलब हो जाता है वैक्यूम
और एयर। फ्री स्पेस का मतलब होता है, तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को। तो एक चीज जान लीजिए, ये जो एप्सिलॉन आर है, क्या इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले सकते हैं? हाँ, यहां से ले सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है, तो एप्सिलॉन आर को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? तो सर यहां से एप्सिलॉन आर बराबर में हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का आ गया। ये जो एप्सिलॉन आर है ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, और एप्सिलॉन आर दूसरा चीज डायमेंशन लेस भी होता है, यानी इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती, तो ये डायमेंशन लेस भी है। और रही बात एप्सिलॉन आर के वैल्यू की, तो फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस, ये याद रखिए, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1। तो ये एप्सिलॉन आर के लिए भी फॉर्मूला हो गया। चलिए हम लोग के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हैं, और के फॉर्मूला को एक्सपेंड करने के लिए हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की। एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये कैसे निकालेंगे? तो सर हम लोगों ने क्या जाना कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के। और के किसके बराबर है सर? के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के। ओके, और एप्सिलॉन किसके बराबर है? ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आया वो ये आया हुआ है। ओके, अब हम जानते हैं कि फॉर फ्री स्पेस, हम लोग क्या जानते हैं? फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस हमारा जो एप्सिलॉन आर होता है वो 1 होता है। जब एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा तो इस केस में फोर्स जो हो जाएगा, यानी कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है और उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फ्री स्पेस अवेलेबल है, यानी सपोज करिए कि वैक्यूम अवेलेबल है और ये चार्ज पार्टिकल Q1 है, ये Q2 है, दोनों का नेचर मान लीजिए पॉजिटिव है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो ये जो हमारा फोर्स होगा, ये F का जो वैल्यू होगा वो कैसे लिखा जाएगा? वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं? ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये जो फोर्स आया है वो हमारा किसके लिए आया है? फॉर वैक्यूम और एयर और फ्री स्पेस। ओके ना, तो हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में एफ आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट के रिगार्डिंग आपके पास फॉर्मूला आ गया। ओके, तो चलिए अब हम लोग एसआई यूनिट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग एसआई यूनिट कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो वी हैव एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन में एफ आर स्क्वायर। मेरे को बताइए कि क्या इसका कोई भी ऐसा यूनिट होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो किसका होगा? चार्ज का होगा। अब ऊपर में दोनों चार्ज प्रोडक्ट में है, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलॉम होता है। कूलॉम मल्टीप्लाई बाय कूलॉम क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर। अपॉन में फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और आर का मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये अपना एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आ गया है ना, जो आप देख पा रहे हो। ये एप्सिलॉन नॉट का क्या आ गया? एसआई यूनिट।
क्या आ गया भैया, ये आ गया SI यूनिट, है ना। ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी जगह पे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला से निकालेंगे जो हमने अभी ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है। 1/4 पाई का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। चार्ज का हो जाएगा 80, कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार अपने लोग को लिखना पड़ेगा, अपॉन में फोर्स का हो जाएगा MLT माइनस का 2, और R है हमारा L, तो R के जगह पे हम लोग R का स्क्वायर है तो L का पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि R सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज है, जिसको हम लोग डिस्टेंस कह सकते हैं। तो यहां से हमारा ये हो गया ऊपर में A2 T2, और नीचे में हो गया M, L 3 बार हो गया, और T का पावर माइनस का 2। देखिए यही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, M को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा M-1, L3 ऊपर गया तो माइनस का 3, T-2 ऊपर गया तो T का पावर 2 होगा, ऊपर में T का पावर 2 पहले से है तो ये हो जाएगा T का पावर 4, और लास्ट में A का पावर 2। ये देखिए आपके पास क्या बन के आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला बन करके आ गया। ओके, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग अगला चीज सीखते हैं कि हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग अगर बात करें वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की, तो सबसे पहले SI यूनिट में बात कर लेते हैं। SI यूनिट में एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और जब बात करेंगे CGS में, तो CGS यूनिट में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/4 पाई। ओके, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए, जब अगर एप्सिलॉन नॉट जान गए अपन, तो अब हम लोग वैल्यू ऑफ K भी जान लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ K फॉर फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस की सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी। तो K का वैल्यू फ्री स्पेस, यानी जान ही रहे हैं आप लोग, वैक्यूम और एयर की मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो वैल्यू ऑफ K फॉर फ्री स्पेस कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास K का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन R, और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन R 1 होता है फॉर फ्री स्पेस, या सोनो फॉर फ्री स्पेस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर, तो K का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। K के लिए ये फॉर्मूला आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू जान ही लेते हैं। तो जब हम लोग K का वैल्यू हम लोग SI यूनिट में जानने की कोशिश करेंगे, तो K के जगह पे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट वाला वैल्यू, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का ये वाला वैल्यू जब आप रखोगे, ये वाला वैल्यू इस फॉर्मूला में, तो ये सॉल्व होकर के आएगा आपको 8.85 इंटू, सॉरी ये तो एप्सिलॉन नॉट का था, K का वैल्यू लेकर के आएगा आपको 9 × 10⁻⁹। किसमें आएगा ये, SI यूनिट में। किसमें आएगा, SI में। और जब आप CGS यूनिट के लिए जाएंगे, CGS यूनिट के लिए, तो K का फॉर्मूला जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट के जगह 1/4 पाई रखेंगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो K का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो K का दोनों वैल्यू याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा फ्री स्पेस के लिए, है ना। SI यूनिट में जो होगा वो 9 × 10⁻⁹, और CGS यूनिट में K का वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1 होगा। तो ये हमारा रिगार्डिंग K का वैल्यू था। तो हमने इसके अंदर छोटी छोटी चीजों को जाना। हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल हो और अगर दोनों का नेचर ऑपोजिट हो जाए तब कैसा फोर्स लगेगा। तो आप हमेशा जान के रखिए, ये दोनों जो पॉइंट चार्ज है जो रेस्ट पे रखे गए हैं, ये रेस्ट पे हैं, ये भी रेस्ट पे हैं, तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, और चूंकि नेचर जो है वो ऑपोजिट है तो वो अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा। यहाँ पे ये रहा अट्रैक्टिव।
ओके, इस जगह पे अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट चार्ज, दूसरा आपको डायग्राम शो करूं जिसमें दोनों पॉइंट चार्ज का नेचर सेम है, ओके, इसको मैं Q2 कर लेता हूं। तो अगर दोनों पॉइंट चार्ज का नेचर सेम है तो फिर इस केस में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही, लेकिन अब रिपल्सिव नेचर का लगेगा, यानी दोनों का आप F का डायरेक्शन जो देखेंगे वो है ना, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होगा इन दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में। और आप दोनों चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन को नोटिस करिए, वो दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर दोनों पॉइंट चार्ज नेगेटिव का हो गया, एक माइनस का Q1 एक माइनस का Q2, ओके, और इस केस में हम लोग अगर बात करें तो फिर से दोनों सेम नेचर का है, तो इस केस में भी जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव ही लगेगा। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव है, यहाँ पे अट्रैक्टिव है, यहाँ पे रिपल्सिव है, रिपल्सिव है, और यहाँ पे भी रिपल्सिव है ना, यहाँ पे भी रिपल्सिव है। क्या होगा अगर आपको मीडियम प्रेजेंट होगा दो पॉइंट चार्ज के बीच में, तब फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, है ना, इन चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जानने के लिए। तो सपोज करिए कि ये चार्ज है प्लस का Q1, ये चार्ज है प्लस का Q2, और दोनों के बीच में सेपरेशन है R, ओके, और इनके बीच में मान लीजिए कि कोई मीडियम प्रेजेंट है, सपोज मैं मान लेता हूं कि वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर के केस में एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 80, कितना होता है 80 होता है, ओके। तो इस जगह पे जो सबसे पहले फोर्स लगेगा वो नेचर सेम है तो वो रिपल्सिव लगेगा, तो वो तो आप दे ही देना, ये लिख लेना F। अब जो ये F है वो कैसे लिखोगे, तो सर फॉर्मूला तो पहले हमें ये पता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इस K के जगह क्या लिखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ओके, और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एप्सिलॉन R जो है अब हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में मीडियम प्रेजेंट है, ओके। तो हम लोगों ने इस जो वीडियो में ये सीखा, अगर सपोज करिए कि हमारा वहाँ मीडियम ना होता और वहाँ हमारा फ्री स्पेस होता यानी वैक्यूम होता, तो एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 हो जाता कि नहीं हो जाता। यहाँ पे हमारा प्लस का Q2 है, यहाँ हमारा प्लस का Q1 है, और दोनों चार्ज को फिक्स रखा गया है, रेस्ट पे रखा गया है, दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो R है। अब एप्सिलॉन R इस केस में किसके बराबर होगा 1 के बराबर, क्योंकि हमने क्या ले लिया वैक्यूम ले लिया, या एयर बोल दूं या फ्री स्पेस बोल दूं। तो इस केस में जो अपना फोर्स हो जाएगा वो फोर्स हो जाएगा, ये वाला जो एप्सिलॉन R है इसके जगह 1 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ओके। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि कभी कभी एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट जो है, ये जो एप्सिलॉन नॉट का जो SI यूनिट है वो भी पूछ लेता है कुछ अलग अंदाज में। तो वो कैसे पूछता है SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो वो भी एक बार देख लीजिए। वो ऐसे है कि एक जब हम लोग कैपेसिटेंस को डील करते हैं फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर ऑफ रेडियस R, तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय R, ओके। यहाँ पे जो R है ये रेडियस ऑफ कंडक्टर है और ये जो C है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर है। इसका ऐसा यूनिट होता है फैरेड, ये क्या होता है फैरेड, और रेडियस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये 4 पाई का तो कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का हम लोग क्या लिख सकते हैं C अपॉन में 4 पाई इंटू R, और C का ऐसा यूनिट हो जाएगा फैरेड और R का हो जाएगा मीटर, तो फैरेड अपॉन मीटर, या हम लोग क्या लिख सकते हैं फैरेड मीटर -1, ओके। तो इस तरह से हम लोग एप्सिलॉन नॉट का एक और ऐसा यूनिट हम लोग जान पाए, फैरेड मीटर अपॉन मीटर और फैरेड मीटर -1। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में जाना, उसके बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट किया, ओके, ऐसा यूनिट ऑफ K जाना, K का डायमेंशनल फॉर्मूला जाना, यहाँ पे हम लोग वैल्यू ऑफ K जाने, है ना, यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन R के बारे में जाने, ओके।
उसके बाद हम लोग यहाँ से एसआई यूनिट एप्सिलॉन नॉट का जाने, उसका जो है हम लोग यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किए। फिर यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताए आप लोगों को, और फिर जाकर के हम लोग सीखे क्या कहते हैं के के बारे में, है ना। हम लोग किसके बारे में जाने, वैल्यू ऑफ के। ओके, सो के के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग जो है कुछ स्पेशल केस को डील किए जिसमें हमारे 2 पॉइंट चार्ज के बीच में मीडियम प्रेजेंट है। ओके, और इस तरह से हम लोग इसके बारे में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड छोटी छोटी सारी जानकारियों को सीखें। तो इस तरह से हम लोग जो है एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर करके वीडियो लेकर के हम आएंगे आपके लिए, और उनको आप लोग जब भी फ्री टाइम हो उस टाइम में रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपका एक जो है रिवीजन भी हो जाएगा और ब्रेन मैपिंग भी कर पाओगे जब जरूरत पड़ेगी तो, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्टली बिल्डअप होता रहेगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, कुछ नया टॉपिक लूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, उसका डेरिवेशन टाइप होगा या एक्सप्लेनेशन होगा तो उसके बारे में मैं डील करूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए अमन फिजिक्स पूर्णिया पे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।